डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियोज़ में हमने आपको 3 यूनिट्स के पीडीएफ तथा वीडियोज़ के माध्यम से सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल उपलब्ध करा दिया था। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईथोलॉजी, व्यवहारिकी का परिचय एवं इतिहास के बारे में स्टडी कराएंगे। तो मानव हमेशा से जंतुओं के व्यवहार को ज्ञात करने के लिए शुरू से ही बड़ा उत्सुक रहा है कि जंतु किस प्रकार कार्य करता है, वह उसका व्यवहार किस प्रकार का रहता है। यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ा शोध का विषय रहा है। ईथोलॉजी जीव विज्ञान की सबसे तरुण शाखा है। ईथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। ईथोलॉजी की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि व्यवहार की लक्षणों का विज्ञान, द साइंस ऑफ करैक्टर। निकोटिन वर्गन के अनुसार व्यवहार का जीव वैज्ञानिक अध्ययन है द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ बिहेवियर। प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही ईथोलॉजी या व्यवहारिकी कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देते हैं कि ईथोलॉजी में व्यवहारिकी में किस प्रकार कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एरिस्टोटल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि क्या कारण है कि जंतु एक विशेष तरह के व्यवहार करता है। ईथोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम हिलेरी ने प्रतिपादित किया था। डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में एक पाठ नरसैंगिक प्रवृत्ति लिखा जिसमें व्यवहारिकी के बारे में लिखा था। डार्विन ने एक और पुस्तक लिखी थी जो अधिकतर व्यवहारिकी के संबंधित बातों पर प्रकाश डालती थी और उस पुस्तक का नाम था द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड इन एनिमल्स। डार्विन के बाद 50 वर्षों तक व्यवहारिकी पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में जूलियन हेक्सले जो इंग्लैंड के, ऑस्कर हेनरॉथ जर्मनी के, विटमैन अमेरिका, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर व्यवहारिकी पर प्रकाश डाला। वह 1930 में कॉनार्ड लॉरेंज के लेख से व्यवहारिकी की नींव पड़ी थी। व्यवहारिकी विज्ञान का वास्तविक जन्म इसके बाद के वर्षों में हुआ है। व्यवहारिकी जीव विज्ञान की प्रमाणित शाखा है। यह प्रमाणित शाखा तब हुई जब 1972 में व्यवहारिकी के कार्य पर 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला था और ये तीनों वैज्ञानिक लॉरेंज, टिनबर्गन व फ्रिशर थे। इन्होंने मधुमक्खी के नृत्य, डांस के ऊपर स्टडी की थी और इसी के कारण इनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। इन वैज्ञानिकों ने व्यवहारिकी में नवीन खोजों के द्वारा नए आयाम स्थापित किए थे। इनके अलावा एरिक वान होल्सर्ट, पी वेस, WR हैस और KD रॉयजर आदि साइंटिस्टों ने प्राणियों के व्यवहार को ब्रेन की फिजियोलॉजी से जोड़कर व्यवहारिकी के तथ्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से विवेचन प्रस्तुत किया था। जंतु व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, व्यवहारिकी वैज्ञानिक, इथोलॉजिस्ट, प्रकृति वैज्ञानिक, नेचुरलिस्ट एवं कार्कीय वैज्ञानिक, फिजियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। एविन गॉस को मानव व्यवहारिकी का स्तंभ माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्य के व्यवहार पर विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया था। वॉटसन ने मानव व्यवहार को अधिक विस्तार से समझाया तथा एक पद्धति प्रतिपादित की थी जिसे हम बिहेवियरिज्म व्यवहारिकी कहते हैं। पावलोव एवं वैक्टरीव ने सबसे पहले जंतु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कार्यकी के संदर्भ में किया था, फिजियोलॉजी के संदर्भ में किया था।
अब इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी, व्यवहार की एवं मनोविज्ञान के बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जंतु व्यवहारिकी के बारे में वैज्ञानिकों के दो समूह थे। एक समूह में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक शामिल थे, जिसमें प्रमुख रूप से जेबी वॉटसन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बिहेवियरिज्म, व्यवहारिकी, और यह पुस्तक 1924 में प्रकाशित हुई। इसे प्रायोगिकी व्यवहारिकी का प्रारंभ बिंदु मानते हैं। दूसरे समूह में यूरोप के वैज्ञानिकों का था, जिसमें कॉनराड लॉरेंज प्रमुख थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। वह जर्मनी में कार्य कर रहे थे। बाद में निकोटिन वर्गन उनके साथ में जुड़ गए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई वैज्ञानिक इस समूह में सम्मिलित होते गए और अपने को व्यवहार की वैज्ञानिक कहने लगे। इन्होंने व्यवहारिकी की परिभाषा दी, और इनके अनुसार व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही व्यवहारिकी कहलाती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज इथोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर मनोविज्ञान व व्यवहारिकी में अंतर बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक जंतु को बक्से के अंदर रखते हैं, जबकि स्वयं उसके बाहर रहते हैं। जबकि व्यवहार की वैज्ञानिक स्वयं बक्से में रहता है, वह जंतु को बाहर रखता है। मीन्स व्यवहार की में साइंटिस्ट अपने आप को एक जगह पर छुपकर किसी विशेष स्थान पर, और जंतु का जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें उसकी स्टडी करता है। व्यवहार की वैज्ञानिकों ने व मनोवैज्ञानिकों ने अपने विषय का अध्ययन विपरीत सिरों से प्रारंभ किया। व्यवहार की वैज्ञानिकों ने कई जंतुओं का प्राकृतिक स्थिति में अध्ययन किया। इन्होंने छिपकर इनका अध्ययन मैदान में किया। इन्होंने कीटों पे, मछलियों पे और पक्षियों आदि के व्यवहार का प्राकृतिक अवस्था में अध्ययन किया। सबसे अधिक अध्ययन इन्होंने जो रिप्रोडक्शन, प्रजनन के व्यवहार पर किया था। व्यवहार की विज्ञान का प्रारंभ टिनवर्गन की पुस्तक नरसैंगिक प्रवृत्ति का अध्ययन द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट से हुआ। इस विज्ञान की शाखा में व्यवहार की वैज्ञानिक उद्दीपनों द्वारा जंतु में परिवर्तन कैसे होते हैं, वे किस प्रकार का ये व्यवहार करते हैं का स्टडी की गई थी। ये जंतुओं में लर्निंग कैसे होता है, अधिगम कैसे होता है, मैं ये ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि जंतु में व्यवहार किस प्रकार का होता है में होती थी, कि जंतु प्राकृतिक स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और ये अध्ययन के समय स्वयं को बाहर बैठते हैं, वह जंतु को बक्से में रखते हैं। उसके बाद उत्प्रेरण द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा जंतुओं में क्या क्रिया होती है उसका अध्ययन करते हैं, और मनोवैज्ञानिक बहुत ही कम जंतुओं पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और व्यवहार की इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी में यहाँ पर अंतर दर्शाया गया है। प्रारंभ में दोनों समूह अलग अलग रहे, पर बाद में दोनों ने संयुक्त रूप से स्टडी की, और आजकल व्यवहार की वैज्ञानिकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और कार्य की वैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक आदि भी जंतुओं का प्राकृतिक अवस्था में स्टडी करते हैं, और इस तरह से स्टडी करना भी वो पसंद करते हैं, जो कि व्यवहारिकी का प्रथम व प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ पर एक इंडेक्स के माध्यम से डिफरेंस बिटवीन इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी व्यवहार की व मनोविज्ञान में अंतर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले व्यवहार की, इसमें जंतुओं का अध्ययन प्राकृतिक स्थिति में किया जाता है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान में इसमें जंतुओं का अध्ययन प्रयोगशाला में प्रायोगिक स्थिति में किया जाता है। व्यवहार की में जंतु स्वतंत्र रहता है, जबकि मनोविज्ञान में जंतु को बक्से में रखा जाता है। व्यवहार की में वैज्ञानिक स्वयं छुपकर बैठता है, जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत इसमें मनोवैज्ञानिक बाहर बैठता है, वह जंतु से छुपता नहीं है। व्यवहार की में जंतु उद्दीपन पर किस प्रकार का व्यवहार करता है का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में उद्दीपन पर जंतु में क्या परिवर्तन होते हैं का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार की में अधिगम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में अधिकतर ध्यान अधिगम पर ही दिया जाता है। बिहेवियर शब्द का उपयोग स्वभाव,
आचरण को प्रकट करने हेतु किया जाता है। जंतु का स्वभाव एवं आचरण अर्थात व्यवहार सीधे वातावरण पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट के सभी घटक जैसे कि वाटर, एयर, नमी, भोजन, ताप व अन्य जंतुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति जंतु के व्यवहार को किसी न किसी तरीके से इफेक्टेड करती है। अतः किसी भी जंतु के व्यवहार का ये अध्ययन उसके जो नेचुरल एनवायरनमेंट में करते हैं, तो किसी भी जंतु का कोई भी उद्दीपन दिया जाता है तो वह उस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, और किसी जंतु द्वारा उद्दीपन के प्रति की गई ही प्रतिक्रिया को ही व्यवहार कहते हैं। व्यवहार के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बाह्य वातावरण एवं जंतु के आंतरिक संवेदनाओं की प्रतिक्रिया के कारण होती है। अतः व्यवहार का निकट संबंध पारिस्थितिकी और जंतु की कार्यकी व अंतःस्राव की एंडोक्राइनोलॉजी, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी से होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, व्यवहार की अवधारणा,